Hello all of you. Now let's continue with section 92BA, meaning of specified domestic transactions. जो हमने देखा कि ये चैप्टर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस को भी लगेगा, तो वो कौन से डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस है जहां पे अपने को आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना पड़ेगा. तो देखो उसमें दिया है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन and section 92, 92C, D, E, 92 चार्जिंग सेक्शन, 92C जो अपन अगले इस पे देखेंगे इसके बाद, जिसमें एक्चुअल आर्म्स लेंथ प्राइस का कंप्यूटेशन अपन निकालेंगे. 92D रिकॉर्ड्स है और E में ऑडिट फ्रॉम चार्टर अकाउंटेंट. स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन इन केस ऑफ एसएससी मींस एनी ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस नॉट बीइंग एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. यानी है तो इंडिया के अंदर ट्रांजैक्शन, रेसिडेंट विद रेसिडेंट ट्रांजैक्शन है, लेकिन उसको भी अपन ये चैप्टर लगाएंगे. बेसिकली ये 4 सेक्शंस और उसमें आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट करेंगे. नेमली कौन से है याद रखना है. देखो, नंबर 1, एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट हैज बीन मेड और इज टू बी मेड टू अ पर्सन रिफर्ड टू अंडर सेक्शन 48(2) क्लॉज बी. नाउ व्हाट इज 48(2)? रिलेटेड पर्संस. बिजनेस हेड में पढ़ा था, पेमेंट्स मेड टू रिलेटेड पर्सन्स, तो वहां पर आर्म्स लेंथ प्राइस लग जाएगा. जो भी पेमेंट अपन रिलेटेड पर्सन को करते हैं वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे हमें कैलकुलेट करना होगा. नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन रिफर टू इन सेक्शन 80A. 80A में जो ट्रांजैक्शंस रिफर किए हैं, 80A चैप्टर 6 में देखा अपन ने, उसमें वो सारे हैं जो 80IA, 10AA वगैरह में जो आप डिडक्शन लेते हैं, सेक्शन 10A, 10AA में जो डिडक्शन लेते हैं, या फिर जो बाकी ट्रांजैक्शंस, तो वो सब 80A में रिफर्ड थे, सबसेक्शन 4 में, याद है आपको. देन एनी ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिफर्ड टू अन सेक्शन 80IA सबसेक्शन 8. यानी ये कौन सा है, जहां पे आप दूसरे एंटरप्राइज के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं इस तरह से कि आपका जो एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट है वो बढ़ा देते हैं और दूसरे का प्रॉफिट कम कर देते हैं. याद है 80IA सबसेक्शन 8. ट्रांजैक्शन विद अदर एंटरप्राइज, ये टैक्स प्लानिंग मैंने सिखाया था आपको, सिखाया नहीं था, लोग करते हैं, मैंने बताया था. 80IA के अंदर दूसरे पर्सन्स के साथ हम ट्रांजैक्शन इस तरह से करते हैं कि अपना प्रॉफिट बढ़ जाए और उसका प्रॉफिट कम हो जाए. देन एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन बिटवीन असेसी एंड द अदर पर्सन इज रिफर्ड टू अंडर 80IA सबसेक्शन 10. वही एक 8 है और एक 10 है, एक में अपन अपने ही दूसरे बिजनेस से करते हैं और एक में अपन दूसरे एंटरप्राइज के साथ करते हैं. Then transaction referred to in other sections of chapter 6A or section 10AA SEZ unit to which provisions of subsection 8 and 10 of 80IA are applicable, and any other transaction as may be prescribed and where the aggregate of such transaction entered into by SSC in the previous year exceeds rupees 20 crores. तो जहां 20 crores इसको मिनिमम लिमिट कहते हैं. अब छोटे बड़े कोई एसएससी है उसको कहां लगाएंगे इतना बड़ा चैप्टर, लेकिन जो बड़े लोग हैं जिनका प्रीवियस ईयर में ट्रांजैक्शन का वैल्यू 20 करोड़ के ऊपर जाएगा, उनको हम ये सेक्शन लगाएंगे. राइट. सो ट्रांजैक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड वेयर द एग्रीगेट ऑफ सच ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू बाय द एसएससी इन द प्रीवियस ईयर, यानी जिसका एग्रीगेट टोटल में 20 करोड़ के ऊपर जाएगा, तो उनको ये सेक्शन अपन लगाएंगे. यानी पूरा चैप्टर जो है आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेशन का, वो उसको लगेगा. नाउ लेट अस सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 92C, हाउ टू कंप्यूट द आर्म्स लेंथ प्राइस. तो अभी तक हमने क्या देखा है, एक बार ब्रीफ में 2 मिनट में आपको रिवाइज करा दूं कि हमने देखा है कि अगर एक ट्रांजैक्शन है जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, इंटरनेशनल कब कहेंगे, जब 2 पार्टीज में एक रेसिडेंट और एक नॉन रेसिडेंट हो, या दोनों नॉन रेसिडेंट. ठीक है, रेसिडेंट विद नॉन रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट विद नॉन रेसिडेंट एक ट्रांजैक्शन हो, उसको हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कहेंगे. और ये ट्रांजैक्शन में एक पार्टी का इनकम इंडिया में टैक्सेबल होना चाहिए. जैसे रेसिडेंट पार्टी है तो उसका इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, या अगर नॉन रेसिडेंट भी है तो उसमें से एक नॉन रेसिडेंट का इनकम इंडिया में टैक्सेबल होना चाहिए. Person may be non-resident, but his income should be taxable in India.
फिर जैसे मैंने मोडस ऑपरेंडी क्या बताया था आपको कि ये जो रेसिडेंट पर्सन या नॉन रेसिडेंट जिसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, जिस पार्टी की इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू शिफ्ट हिज इनकम टू दी अदर पार्टी आउटसाइड इंडिया। करेक्ट, वो अपनी इनकम को दूसरी पार्टी को शिफ्ट करने के चक्कर में है, सो दैट द टैक्स इज सेव्ड इन इंडिया। और कौन सी कंट्री में हम ट्रांसफर करते हैं इनकम को, जो हमारा दूसरा पार्टी है वो कहां पे होता है, वो उस कंट्री में होता है जहां पे या तो इनकम टैक्स है ही नहीं या फिर इंडियन रेट के कंपैरिजन में बहुत कम है। करेक्ट, तो हम इनकम को शिफ्ट करना चाहते हैं दुबई जहां पे टैक्स ही नहीं है, या हम इनकम को शिफ्ट करेंगे ऐसे कोई कंट्री में जहां पे टैक्स रेट्स इंडिया से कम है या है ही नहीं, राइट, या जहां पे टैक्स इवेजन बहुत आसान है, ऐसे कंट्रीज में अपन शिफ्ट करेंगे जहां कोई लॉज ही नहीं है। ये करके अपन इंडिया में टैक्स को कम कर देंगे। और ये जो दूसरा पार्टी है जो हमारा, वो कौन होना चाहिए, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तो दो प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट्स है, देयर शुड बी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड इट शुड बी विथ एन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तो हमने उसका पूरा डेफिनेशन देखा, हु इज एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज। जैसे मैंने कहा था उसको एक दो बार पढ़ के रखना, कभी कभी एग्जाम में एक आध बार पूछेगा उसको, ज्यादा उस पर क्वेश्चन नहीं आते। अभी तक जितने क्वेश्चन आए वो सब ये सेक्शन पे आए जो हम अभी पढ़ेंगे। तो ये तो प्रॉब्लम हुआ कि देयर आर टू पार्टीज, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। दिस पार्टी इज ट्राइंग टू शिफ्ट हिज इनकम टू द अदर पार्टी सिचुएटेड इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया वेयर देयर इज नो टैक्स और लेस टैक्स। और ये दोनों क्या है, एसोसिएटेड है। अब सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ इसको आर्म्स लेंथ प्राइस पे रिकॉर्ड करने का है। जो इंडियन एंटिटी है, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, जो इंडिया में है, जिसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, उसे क्या करना है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है इसको आर्म्स लेंथ प्राइस पे रिकॉर्ड करना है। सो व्हाट इज एन आर्म्स लेंथ प्राइस, ये अपन अभी स्टडी करेंगे, जो कि मेन फोकस है, जो मेन सॉल्यूशन है इस पूरे चैप्टर का। तो दोस्तों, स्कूल में हम पीटी करते थे, याद है आपको? तो स्कूल में जब पीटी का लेक्चर होता था तो वो पीटी ढंग टक टाड़ा ढंग टक टाड़ा ढंग टक टाड़ा ढंग टक, है ना, याद आ रहा है आपको? यस, आपके स्कूल में होगा कि नहीं मालूम, हमारे स्कूल में तो था पीटी। अब वो पीटी के लेक्चर में जो हमारे टीचर होते थे वो सबको पहले, पूरे क्लास को पहले तो ग्राउंड पे लेके जाने का, फिर वहां कहने का स्टैंड एट आर्म्स लेंथ, ऐसा ऑर्डर आता था ना, आर्म्स लेंथ। तो सामने वाला जो अपना दोस्त खड़ा है उसको अपन एक ऐसा टच करके आर्म्स लेंथ लेते थे, उसमें एक आध उसको लगा भी देते थे, टक टक, है ना, जो थोड़ी सी मस्ती अच्छी लगती है स्कूल में, तो मैं तो घुमा दे, तो एक आध साल तू पीछे आ रहा है, ये करना, दूर खड़े रहे, आर्म्स लेंथ। फिर वो पीटी शुरू होती थी, ढंग टक टाड़ा ढंग टक टाड़ा ढंग टक टाड़ा ढंग टक, तो उसको कहते हैं आर्म्स लेंथ। कुछ समझ में नहीं आया? देखो, आर्म्स लेंथ का मतलब है बहुत सिंपल, फेयर प्राइस। तो यहां पर क्या है कि दो लोग हैं, एक सेलर एक बायर है, या दोनों मिलके कुछ काम कर रहे हैं, तो ये दोनों का जो आपस में ट्रांजैक्शन हुआ है इट शुड बी एट आर्म्स लेंथ प्राइस। उसका मतलब है कि सेलर इधर खड़ा है, बायर उधर खड़ा है, दोनों में हैंडशेक हुआ, दोनों आर्म्स लेंथ के डिस्टेंस पे खड़े हैं, हैंडशेक, एंड दे डू अ डील, परचेज सेल का डील फाइनलाइज हुआ। यानी कि अपन ने जो प्राइस पे किया या जो प्राइस लिया वो फेयर प्राइस, आर्म्स लेंथ। और अगर सेलर और बायर में नजदीकियां बढ़ जाए, हम करीब आ जाए, तो बुरा मत मान, करीब का मतलब वो करीब नहीं है, यहां करीब का मतलब है कि वी कैन मेक एडजस्टमेंट्स इन प्राइस। जब हम करीब आ गए तो मैं उसके कानों में कहूंगा, देख इतना पैसा भी लेते हैं, बाद में इतना पैसा इधर उधर करेंगे अपन। तो ऐसे अपन एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे एक्साइज में पढ़ाया था मैंने आपको कैसे एडजस्टमेंट्स होते, कस्टम में भी देखा था, फिर उसके वैल्यूएशन रूल्स है वहां, है ना। तो इसी तरह से यहां पर भी गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप में करीबिया है, यानी एसोसिएटेड एंटरप्राइज, एसोसिएशन का डेफिनेशन ही उसी लिए डाला है कि आप में नजदीकियां है, करीबियां है, और इसकी वजह से आप प्राइस को एडजस्ट कर सकते हो, तो हम वो प्राइस को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हमें फेयर प्राइस चाहिए। जो डील हुआ है उसका फेयर प्राइस क्या है
ये हम निकालेंगे और उसे लगाएंगे फॉर कैलकुलेटिंग योर इनकम, राइट। तो चलो देखते हैं किस तरह से ये फेयर प्राइस निकाला जाता है, यानी किस तरह से आर्म्स लेंथ प्राइस निकाला जाएगा। तो यहां पर रूल्स दिए हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस। सेक्शन 92C पहले कहता है कि गवर्नमेंट विल डिफाइन द आर्म्स लेंथ प्राइस मेथड्स, फिर ये मेथड्स उन्होंने डिफाइन किए हैं, तो ये अपन एक एक करके अभी देखते हैं। और कस्टम्स वैल्यूएशन रूल्स जिन्होंने पढ़े हैं अच्छे से, उनको ये बहुत सारी चीजें जल्दी समझ में आएंगी, मगर कोई बात नहीं है अगर नहीं भी पढ़े हैं और ये आप पढ़ लेंगे अभी मेरे साथ और पूरा समझ लेंगे, तो जब आप कस्टम्स वैल्यूएशन रूल्स पढ़ेंगे तो वो बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। ईदर और, क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड है। मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे वो इंटर रिलेटेड है। तो एक जगह पढ़ो कस्टम भी रिवाइज हो जाता है, या कस्टम में पढ़ोगे तो ये आर्म्स लेंथ प्राइस के रूल्स रिवाइज कर लेना। ईदर और, एक मेहनत दो फल आपको मिलेंगे। चलो लेट्स सी। तो उसमें लिखता है कि आर्म्स लेंथ प्राइस इन रिलेशन टू एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, ये भी हमने देखा, इसमें डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस भी कवर किए हैं गवर्नमेंट ने। शैल बी डिटरमिन्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स बीइंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। अब कस्टम और इसमें एक डिफरेंस देखो गया है। कस्टम में देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ रूल्स एंड यू हैव टू फॉलो देम सीक्वेंशियली। ट्रांजैक्शन वैल्यू रूल 3 है, वहां पर वो लो। अगर नहीं होता ट्रांजैक्शन वैल्यू तो फिर आइडेंटिकल गुड्स का लो, नहीं मिलता तो कंपेरेबल गुड्स लो, या फिर कंप्यूटेड प्राइस यानी एडिशन मेथड, या फिर डिडक्शन मेथड। तो वो जो है वहां सीक्वेंशियली चलना है। यहां ऐसा नहीं बोला, यहां बोला है विच एवर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो यहां पे जितने मेथड्स अपन देखेंगे, ऐसा नहीं है कि पहले ये लगाओ ए फिर बी फिर सी, ऐसा नहीं। कोई भी एक मेथड आप लगा सकते हो रैंडमली जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, यानी सिचुएशन को देखते हुए जो एप्ट मेथड होगा, सबसे अच्छा प्राइस जिसमें निकल के आ सकता है जो मेथड में, वो अपन लगाएंगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे सिचुएशंस लेकर के अपन इनको स्टडी करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा मेथड लगाने का है कौन सी जगह। और ये तो खैर प्रैक्टिकल का प्रॉब्लम है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड निकालना। जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे तो काफी मेहनत का काम है, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिंपल है, जब क्वेश्चन आएगा तो मेथड भी लिखा रहेगा, कंप्यूट आर्म्स लेंथ प्राइस अंडर दिस मेथड। या अगर मेथड नहीं भी लिखा है तो भी जो फिगर्स दिए हैं, जो इंफॉर्मेशन दी होगी, उससे आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि कौन सा मेथड हमें लगाना है। ठीक है, तो डिफिकल्ट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिंपल है। 5 मार्क का सीधा क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट आर्म्स लेंथ प्राइस, फुल स्कोरिंग रहता है। चलो देखते हैं। हैविंग रिगार्ड टू नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस और क्लास ऑफ एसोसिएटेड पर्संस और फंक्शंस परफॉर्म बाय सच पर्संस और सच अदर रेलेवेंट फैक्टर्स एज द बोर्ड में प्रिस्क्राइब। तो सीबीसी को पावर है टू प्रिस्क्राइब हाउ यू हैव टू डिटरमिन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। उसमें बोर्ड का एक सर्कुलर भी है जो अपन बाद में अभी पढ़ेंगे। वो पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते थे ना बीकॉम में, कितनी बार पढ़ो साला कुछ नहीं समझता था, वैसे ही है ये। ऐसा देखो वैसा देखो, फलाना देखो ढिंकाना देखो, और देख देख के क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन है, मैं पढ़ाऊंगा बाद में। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला है कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। इसको शॉर्ट में कप भी कहा जाता है, CUP, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। शॉर्ट फॉर्म क्या है उसका, कप। और कस्टम से इसको रिलेट करूं तो कस्टम में जो 2 मेथड है, आइडेंटिकल गुड्स एंड कंपेरेबल गुड्स, तो वो ये एक ही है। उसमें 2 स्प्लिट किया है, कंपेरेबल आइडेंटिकल यानी एब्सोल्युटली सेम गुड्स, कंपेरेबल यानी जो थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ है। लेकिन यहां पे एक ही, दोनों को कंबाइन करके एक ही बोला है, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। नाउ बिफोर वी रीड व्हाट इज गिवन देयर, लेट्स सी द लॉजिक बिहाइंड इट। करना क्या है अपन देख लेते। बहुत सिंपल रूल है ये। इसमें करना ये है आपको कि ये अपना रेसिडेंट पर्सन है, देखो पूरा प्रैक्टिकल अपन देखते हैं, और ये नॉन रेसिडेंट पर्सन है, इनके बीच में ट्रांजैक्शन है, मान लो कि सेल ट्रांजैक्शन है।
यानी अपना जो रेसिडेंट बंदा है वो नॉन रेसिडेंट को सेल कर रहा है, यानी एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन ले लेते हैं अपन. इट कैन बी इंपोर्ट ऑल्सो, इधर और कोई भी हो सकता है. तो एक्सपोर्ट है, इनका जो प्राइस था एक्सपोर्ट का वो था 30 रुपए पर यूनिट, 30 रुपीज पर यूनिट में ट्रांसफर किया. नाउ इन दिस क्वेश्चन दैट कम्स इन द एग्जाम, हमेशा एक पॉइंट पे ध्यान रखना होगा. हमें एट द बैक ऑफ योर माइंड यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट वन थिंग कि मोडस ऑपरेंडी इन लोगों का क्या होगा. मोडस ऑपरेंडी यानी कि जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, शिफ्टिंग ऑफ इनकम की कोशिश है ना, तभी तो हम ये लगा रहे हैं आर्म्स लेंथ प्राइस. तो बैक ऑफ द माइंड ऑलवेज रिमेंबर दैट आर द रेसिडेंट पर्सन इज ट्राइंग टू शिफ्ट इनकम टू नॉन रेसिडेंट, इज ट्राइंग टू शिफ्ट इनकम टू नॉन रेसिडेंट. तो इसलिए ये जो सेल प्राइस है ये मार्केट वैल्यू, फेयर प्राइस या जिसको आर्म्स लेंथ प्राइस अपन कहेंगे, उससे कम होगा कि ज्यादा होगा. ये कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, बताओ. अगर अपना सोचना ये है कि अपन नॉन रेसिडेंट को इनकम शिफ्ट करना चाहते हैं तो ये प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू के कंपैरिजन में कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा ना. देखो ये मैथमेटिकल चीजें पहले आप ध्यान में रखो, लॉजिक्स, तो आंसर बिल्कुल करेक्ट निकलेगा. इट इज ऑब्वियस दैट इट इज सोल्ड एट अ लेसर प्राइस, क्योंकि हम इनकम को शिफ्ट करना चाहते हैं ना. तो अगर फेयर मार्केट वैल्यू मान लो कितना होगा, 50 रुपए पर यूनिट होगा एक्सपोर्ट में, यानी हम 50 रुपए कमा सकते हैं एक्सपोर्ट में, इतना प्राइस है ही गुड्स का, वी कैन सेल इट एट 50. तो इसका 20 रुपए से प्रॉफिट बढ़ता, लेकिन इसने क्या किया, 50 से कम करके 30 में बेचा. यानी मान लो कि इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीओपी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा 20 रुपए मान लो, तो वो अभी सिर्फ 10 रुपए प्रॉफिट ऐड करके बेच रहा है, जबकि वो 30 रुपीज प्रॉफिट ऐड कर सकता था, तो उसने कम करके 30 कर दिया. तो 10 रुपीज इंडिया में प्रॉफिट दिखाएगा, टैक्स पे करेगा, और 20 रुपए का प्रॉफिट क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया नॉन रेसिडेंट को, है ना. तो ये मोडस ऑपरेंडी है, ये हमेशा दिमाग में आपके रहना चाहिए. दिस इज व्हाट दे शुड हैव डन और दे कुड हैव डन. ठीक है, तो चलो इसको मैं अब मिटा देता हूं. ये लॉजिक है, बट दीज आर द फैक्ट्स. तो फैक्ट इज दैट ही हैज एक्सपोर्टेड गुड्स टू द नॉन रेसिडेंट पर्सन एट 30, और इंपोर्ट में उल्टा होगा. ये सब लॉजिक मैंने आपको बताया था. इंपोर्ट अगर हम कर रहे हैं तो क्या करेंगे, अगर मार्केट वैल्यू 50 है तो अपन 80 में खरीद के लाएंगे, ताकि इंडिया में कॉस्ट बढ़ जाए और 30 रुपए का प्रॉफिट उसको शिफ्ट हो जाए. उसका सेल प्राइस बढ़ा देंगे, अपना कॉस्ट बढ़ा देंगे, तो अपना प्रॉफिट इधर कम आएगा, क्योंकि हम इंपोर्ट करने के बाद उसको इंडिया में बेच रहे, तो ज्यादा में इंपोर्ट करके लाएंगे, और एक्सपोर्ट कर रहे तो कम पे एक्सपोर्ट करेंगे. ठीक है, दिस इज द मोडस ऑपरेंडी यूज्ड बाय दीज पीपल. अब अपने को इसको कैच करके उसको वापस से ओरिजिनल पे लाना है, तो कैसे लाएंगे देखो. तो अपन ये देखेंगे कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन अपने को ढूंढ के निकालना है. तो कंपेरेबल का मतलब क्या है और अनकंट्रोल्ड का मतलब क्या है, दो वर्ड्स है, CUP, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड. तो कंपेरेबल का मतलब यह है कि यही नॉन रेसिडेंट पर्सन ने यही गुड्स और भी लोगों को एक्सपोर्ट किया होगा, यही गुड्स एक्सपोर्ट किया होगा. तो यही गुड्स का मतलब है सेम गुड्स, यानी कंपेरेबल. और ये जो दूसरा पर्सन है ये नॉन एसोसिएटेड. अच्छा ऊपर में लिख देता हूं, ये दोनों क्या है, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है. ये आर और एनआर जो है ये एसोसिएटेड, लेकिन ये जो एनआर है वो नॉन एसोसिएटेड है, नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइज. इसका मतलब अनकंट्रोल्ड. अनकंट्रोल्ड का मतलब है ट्रांजैक्शन विद अ नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइज एट फेयर डीलिंग. और कंपेरेबल का मतलब है सेम गुड्स या सेम सर्विस. अगर सर्विस है, जो सर्विस यहां दिया वही सर्विस यहां दो, जो गुड्स यहां एक्सपोर्ट किए वही गुड्स देखो कि दूसरे को कितने में किया है. ठीक है, तो उसको कहते हैं कंपेरेबल, सेम. और अगर सेम एकदम नहीं भी मिले तो कंपेरेबल विथ स्लाइट डिफरेंसेस वी कैन एक्सेप्ट, सेम गुड्स और सर्विस एज द केस में भी, जो भी ट्रांजैक्शन है वो कंपेरेबल होना चाहिए. तो कंपेरेबल का मतलब है कि जो यहां के गुड्स है और जो टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो सेल हुआ है वही टर्म्स एंड कंडीशंस यहां भी होने चाहिए, इस सेल में भी होने चाहिए. तो सेम गुड्स भी लिखा हमने,
and same terms and conditions. जैसे कि वहां पे हमने 2 साल का वारंटी दिया, तो यहां भी 2 साल का वारंटी है गुड्स में, यहां भी 2 साल का वारंटी, यहां भी 2 साल का वारंटी. ऐसा नहीं कि यहां वारंटी है और यहां वारंटी नहीं है, तो फिर वो कंपेरेबल होंगे क्या? नहीं. एब्सोल्युटली सेम टर्म्स जो यहां है वो यहां होने चाहिए, जो गुड्स यहां है वो यहां भी होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल देखो, अब हम क्या करते हैं, रेसिडेंट पर्सन सीमेंट बनाते हैं, मान लो सीमेंट ऑफ पर्टिकुलर ग्रेड, ग्रेड 51 सीमेंट, यहां हमने एक्सपोर्ट किया टू एसोसिएटेड एंटरप्राइज. और वही सीमेंट सेम ग्रेड का हमने नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को भी एक्सपोर्ट किया है. ठीक है, और टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों के सेम है. यहां 50,000 बैग्स गए, यहां भी 50,000 बैग्स. यानी ऐसा भी नहीं है कि गुड्स के क्वांटिटी में डिफरेंस है. कभी कभी गुड्स तो सेम होता है, लेकिन क्वांटिटी डिफरेंस की वजह से डिस्काउंट में डिफरेंस हो जाएगा, प्राइसिंग में डिफरेंस आएगा ना, फिर वो नॉन कंपेरेबल है. तो यहां जितने गुड्स गए उतने ही आ गए, क्वांटिटी सेम, वैल्यू आई मीन टू से द क्वालिटी ऑफ द गुड्स सेम, टर्म्स एंड कंडीशंस जो यहां है वही यहां पर भी है, सेम टर्म्स, सेम कंडीशंस, सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी, सब कुछ सेम. एंड इवन दीज पीपल आर एट द सेम लेवल. एक और पॉइंट, ये जो नॉन रेसिडेंट है और ये नॉन रेसिडेंट है, ये सेम लेवल पे काम कर रहे हैं. पर्सन्स, यहां फंक्शन वर्ड यूज किया है, तो पर्सन्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन. तो फंक्शन का मतलब क्या होता है? लेवल. इसको मार्केट का लेवल भी कहते हैं अपन. फॉर एग्जाम्पल कि वो जो नॉन रेसिडेंट था ना, वो था डिस्ट्रीब्यूटर, तो हमने डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा, और ये जो है ये रिटेलर है, तो दोनों के प्राइस में बहुत डिफरेंस हो जाएंगे. द मार्जिन दैट वी गिव टू डिस्ट्रीब्यूटर इज डिफरेंट देन द मार्जिन दैट वी गिव टू अ रिटेलर. तो वो दोनों का फंक्शन अलग अलग हो गया मार्केट में, तो फिर ये प्राइस कंपेयर नहीं हो सकता. नो, सेम लेवल पे काम करनी चाहिए. यानी वो डिस्ट्रीब्यूटर है तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटर, वो डीलर है तो ये भी डीलर, वो रिटेलर है तो ये भी रिटेलर, वो कंज्यूमर है तो ये भी कंज्यूमर. तो वो भी एक बात चेक करना है. तो देखो कंपेरेबल में कितनी सारी चीजें चेक करना है. क्या क्या बताया मैंने आपको? क्वांटिटी ऑफ गुड्स, क्वालिटी ऑफ गुड्स, नेचर ऑफ गुड्स. वो एप्पल आईफोन तो ये भी एप्पल आईफोन, ऐसा नहीं कि ये एप्पल आईफोन और ये माइक्रोमैक्स. कंपेरेबल है क्या? बिल्कुल नहीं ना. तो सेम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सेम, उसकी क्वालिटी सेम, क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी का डिफरेंस आएगा तो डिस्काउंट का डिफरेंस हो जाएगा. फिर तुम्हारा जो पर्सन को हमने बेचा वो सेम फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए मार्केट के अंदर, यानी सेम लेवल पे होना चाहिए. अगर ये मैन्युफैक्चरर है तो ये भी मैन्युफैक्चरर, दोनों के लिए रॉ मटेरियल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि ये मैन्युफैक्चरर और ये डीलर अलग अलग फंक्शन पे हो गए, तो ऐसा भी नहीं, सेम होना चाहिए. तो गुड सेम, सर्विस सेम, टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल सेम, पर्सन्स भी सेम फंक्शन परफॉर्म करनी चाहिए. तो अगर ऐसा एक ट्रांजैक्शन आपको मिल गया एट और अबाउट द सेम टाइम एज दिस ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू, फिर टाइमिंग देखेंगे कि ये ट्रांजैक्शन जो है ये कहलाएगा कब? कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन, इसको कहेंगे कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन. अब ये प्राइस जो मैंने चार्ज किया था, ये प्राइस को अपन यहां पर आर्म्स लेंथ प्राइस मानेंगे. अगर ये सारे कंडीशन फुलफिल हो गए तो यहां जो प्राइस हमने चार्ज किया था वो यहां पे एक्सेप्ट किया जाएगा एज आर्म्स लेंथ प्राइस. लेकिन ये ट्रांजैक्शन और ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल करीब में होने चाहिए, यानी ये भी आज का ही है, ये भी आज का ही है. तो हाँ, वेरी गुड. तो वी हैव टू सी द टाइमिंग ऑल्सो एट और अबाउट द सेम टाइम एज दिस ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू. तो अगर सब कुछ मिल गया, जैसे लिखा है सब कुछ मिल गया, तो यहां पे जो हमने प्राइस चार्ज किया था ये था 52 रुपीज पर यूनिट. तो ये जो 52 रुपीज पर यूनिट है ये इधर में बनेगा आर्म्स लेंथ प्राइस 52 पर यूनिट. तो इससे क्या होगा कि जो ये रेसिडेंट एंटरप्राइज है उसको ये ट्रांजैक्शन का इनकम रिकैलकुलेट करना पड़ेगा बाय टेकिंग सेल कंसिडरेशन एज 52 इंस्टेड ऑफ 30. तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि आर का प्रॉफिट रिकैलकुलेट करो. तो मान लो कि इसने कितने यूनिट्स बेचे थे,
जो एसोसिएटेड था उसको 10,000 यूनिट्स का सेल था, तो 10,000 यूनिट्स का 22 रुपए से प्रॉफिट बढ़ेगा हर एक यूनिट पे। एक यूनिट का देखो डिफरेंस क्या है 22, तो 22 रुपीज से आर का प्रॉफिट बढ़ेगा एक यूनिट का, तो 10,000 यूनिट का कितना बढ़ेगा, देखो 10,000 इंटू 22, 2,20,000। तो अपन आंसर में लिखेंगे कि इसका प्रॉफिट जो रेसिडेंट एंटरप्राइज है उसका प्रॉफिट विल इंक्रीज बाई 2,20,000। ये अपने को निकालने का। लेके यहां तक लिख लिया, लिख लो पहले इसको। अब ऐसे बिल्कुल आइडेंटिकल ट्रांजैक्शन मिल जाना हमेशा तो पॉसिबल नहीं रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम मिल गया ऐसा तो नहीं है ना। जैसे कि कुछ कुछ एग्जाम्पल मैं देते रहता हूं, अभी याद आ गया मुझे, आज मैं अच्छे मूड में हूं, कि एक इंसान था सचिन, उसकी शादी हो गई, प्रियंका से शादी हुई, वाइफ का नाम प्रियंका था। तो वो रोज है ना तो क्या करता है, उसके जो कबर्ड है अलमीरा, उसके कपड़े जहां पे रखे हैं वार्डरोब, उसके अंदर में पीछे की दीवार पे उसने प्रियंका चोपड़ा का फोटो लगा के रखा है, और वो डेली आ करता है कि कंपेयर करता है। तो सेम टू सेम मिलेंगी क्या, वाइफ प्रियंका और प्रियंका चोपड़ा, वो भी मेकअप वेकअप लगा कर, वो फोटो मेकअप लगा के होते हैं, कहां कंपेयर पॉसिबल है क्या, नहीं ना। तो ऐसे ही होता है कि ये ट्रांजैक्शन एकदम कंपेरेबल मिल जाना, आइडेंटिकल सेम टर्म्स पे, सेम कंडीशन पे, सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी, हर चीज सेम होना, ये आइडियल सिचुएशन हमेशा पॉसिबल नहीं रहता, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो रहेंगे। तो फिर क्या करना है, लेट्स सी। तो दूसरा एग्जांपल फिर बनाते हैं अपन कि ये रेसिडेंट है, ये नॉन रेसिडेंट, ये पहला वाला एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, इसमें ट्रांजैक्शन हुआ है 30 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। और जो दूसरा ट्रांजैक्शन है विथ अनदर नॉन रेसिडेंट, जो नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, तो नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का मतलब क्या होता है, अनकंट्रोल्ड, कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर रहे ना, तो प्राइस इज अ फेयर प्राइस, आर्म्स लेंथ प्राइस, एंड नॉट अ मैनिपुलेटेड प्राइस, क्योंकि वो दोनों नॉन एसोसिएटेड है। लेकिन यहां प्राइस चार्ज हुआ है 53 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, बट देर आर सम डिफरेंसेस, तो अब हम क्या करेंगे कि ये प्राइस पहले लेंगे एज अ बेस, 53 को बेस मानेंगे, और इसके अंदर प्लस माइनस करेंगे, एडजस्टमेंट्स करेंगे। क्या एडजस्टमेंट करेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन दिस ट्रांजैक्शन एंड दिस ट्रांजैक्शन, ये दोनों ट्रांजैक्शंस में जो डिफरेंस है उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, इस तरह से कि ये प्राइस को एडजस्ट करके हम ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे लेकर के आए। अब देखो ये समझना बहुत जरूरी है, मैं धीरे से चलूंगा अगले 3 मिनट तक, ये बात पहले समझ लो, क्योंकि एग्जाम में आप घूम जाओगे कि एडजस्टमेंट में प्लस करना है कि माइनस करना है, कुछ तो भी डिफरेंस दिया होगा, वो डिफरेंस को ऐड करे या माइनस करे, ये स्टूडेंट्स घूम जाते हैं। इसलिए अच्छे से समझो मेरा पॉइंट, दिमाग में क्या रखना है कि हमको ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसका ये प्राइस है, तो ये टर्म्स को हटा करके ये टर्म्स अपने को यहां लगा कर देखना है, जो ये टर्म्स पे ये प्राइस कितना होगा ये अपने को अचीव करना है। समझ में आए, ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है और वो टर्म्स, इनमें दोनों में डिफरेंस है, या ये पर्सन में डिफरेंस है, या क्वालिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस क्या है वो प्रॉब्लम में दिया रहेगा,
और उसका इंपैक्ट कितना हुआ है प्राइस पे ये भी दिया होगा कि 2 रुपए का इंपैक्ट है, 4 रुपए का इंपैक्ट है, वो दिया होगा। अब वो 4 रुपए इसमें ऐड करूं कि माइनस करूं, ये मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा एग्जाम में। तो उसके लिए सॉल्यूशन है सिंपल, सोचने का तरीका। क्या सोचना है आपको कि ये टर्म्स को हटा करके ये वाले जो टर्म्स है वो लगाना है और फिर एडजस्टमेंट करना है। तो ये सोच आप रखोगे तो बराबर आपको समझ में आ जाएगा प्लस करना है कि माइनस करना है। अब देखो 2-3 एग्जांपल्स अपन सॉल्व करते हैं। पहला एग्जांपल लेता हूं कि ये जो नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज को हमने सेल किया, इसको सेल किया 10,000 यूनिट्स, और ये सेकेंड वाला जो सेल है ये सिर्फ 3,000 यूनिट का सेल है, ये सिर्फ 3,000 यूनिट का सेल है, ठीक है। और ये रेसिडेंट पर्सन की पॉलिसी ऐसी है, डिस्काउंट पॉलिसी, इसकी डिस्काउंट पॉलिसी ऐसी है कि अगर 5,000 से कम यूनिट कोई परचेज करता है तो उसको वो 5% डिस्काउंट देता है, और अगर 5,000 के ऊपर यूनिट्स कोई परचेज करता है तो उसको वो 7.5% का डिस्काउंट देता है। 7.5% डिस्काउंट इज अलाउड इफ यू बाई मोर देन 5,000 यूनिट्स, राइट। अब बताओ मैं क्या करूं, 2.5% डिस्काउंट का डिफरेंस है, तो उसको मैं 53 में क्या करूं, ऐड करूं, माइनस करूं, क्या करूं, व्हाट शुड आई डू, प्लस करूं, माइनस करूं, सोचो क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए, माइनस करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आ रहा है कुछ समझ में? कहा था ना मैंने, डिफरेंस दिया होगा, प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, 2 मिनट का आंसर है, लेकिन कंफ्यूजन ये होता है एग्जाम में कि प्लस करे कि माइनस करे, क्या करे। तो देखो सोचो, मैंने क्या कहा, सोचने का। ये आदमी को कितने यूनिट बेचा अपन ने, 10,000, यानी यहां अपन ने कितना डिस्काउंट देना चाहिए, 7.5%। यहां अपने को 7.5% डिस्काउंट देने का है, ये हमने दिया होगा, है ना। लेकिन यहां पे जो सेल है ये 5,000 से कम यूनिट का है, तो यहां हमने कितना डिस्काउंट दिया है, 5%, तो यहां 5% डिस्काउंट। अपने को क्या करना है, ये वाले टर्म्स यहां लाना है, यानी 5 को हटाकर 7.5% डिस्काउंट से कितना प्राइस आए ये निकालना है। तो अपने को क्या करना है, डिस्काउंट इज अ डिडक्शन ना, तो 2.5% और डिडक्शन लेने का है, करेक्ट, यानी माइनस करने का है, क्योंकि यहां 5% डिस्काउंट से प्राइस है। अपन ये यहां पे आर्म्स लेंथ प्राइस नहीं ले सकते, क्योंकि यहां तो 5% 7.5% डिस्काउंट होना चाहिए, सो वी कैन नॉट टेक 53 ईयर डायरेक्टली। अपने को 5 को हटाकर 7.5 माइनस करना है, समझ में आ रहा है क्या करना है, 5 को हटाकर 7.5 माइनस करना है। तो पहले क्या करो, 5% एड बैक कर दो। अब देखो दूसरी गलती लोग क्या करेंगे, रुक जाओ, डोंट सॉल्व, सुनो मेरी बात, पहले खट से बैठ गए कैलकुलेटर लेके 2.5% निकाल रहे। 53 का 2.5 कितना आता है, 53 इंटू 2.5%, अरे साला 53 इंटू 2.5% कितना है, 1.325 माइनस कर दिया लोगों ने, ले लो जीरो जल्दी से, अरे पगले लोग मैथ सही है। 53 में ऑलरेडी 5% डिस्काउंट, तो 53 का 2.5% नहीं निकालना अपने को, पहले 5% एड बैक कर दो तो फुल प्राइस आएगा, वो फुल प्राइस पे 7.5% निकाल के माइनस करो। हाँ, या फिर क्या करो, अगर ऐसे डबल डबल नहीं करना तो नेट करना है, तो 53 कितना है, 95% के बराबर है, क्योंकि 5% डिस्काउंट हो क्या है ना। तो अपन 2.5% जो माइनस करेंगे वो कैसे करेंगे, लेस 53 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 95 करो, तो आपको सही आंसर आएंगे, क्योंकि 53 तो ऑलरेडी डिस्काउंट होके आया है ना, 5% डिस्काउंट ऑलरेडी है, यानी कि दिस इज 95, तो 95 है और उसमें 2.5% और माइनस करना है, तो 2.5/95 करो, तो सही आंसर आएगा। या जिनको ये फॉर्मूला नहीं समझ में आता वो क्या करे कि पहले 5% एड बैक कर दे, तो कैसे करेंगे, 53 डिवाइडेड बाई 95% करो तो 100% वैल्यू मिल जाएगा, फिर उसमें से 7.5 माइनस कर देना, आंसर अपना टैली होगा। करो देखो, 53 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 95, तो 1.394 3947 आ रहा है, तो 395 ले लेते हैं, तो ये क्या होगा, माइनस होगा,
तो 53 माइनस 1.395 करे तो आता है 51.605। तो 51.605 जो है वो बनेगा उधर आर्म्स लेंथ प्राइस। तो ये अपने को मिल जाएगा ALP, आर्म्स लेंथ प्राइस। ये फिर अपन यहां पे लगाएंगे और उसका प्रॉफिट रिकैलकुलेट करेंगे। तो वहां एक्चुअल सेल 30 में है, मगर आर्म्स लेंथ प्राइस 51.605 आना चाहिए, यानी कि प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा उसका 21.605 से प्रॉफिट बढ़ेगा। कितने यूनिट पे? 10,000 यूनिट पे जो उसको बेचा है। तो टोटल प्रॉफिट रिकैलकुलेट कर लो। प्रॉफिट विल इंक्रीज बाई 21.605 इंटू 10,000 यूनिट्स इज इक्वल टू 2,16,050। इतने से प्रॉफिट उसका बढ़ेगा। तो ये पहले आर्म्स लेंथ प्राइस निकालेंगे, फिर अपन लिखेंगे रिकैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इंक्रीजेस बाई INC increase by 10,000 into 21.605 is equal to 2,16,050। आया? गुड। तो ये तो एक एग्जांपल हुआ डिस्काउंट। ऐसे कुछ भी आ सकता है, दे कैन गिव यू एनीथिंग, any difference can be given. There are so many different terms and conditions. डिस्काउंट अलग अलग है, उसने कैश पेमेंट किया, इसने क्रेडिट पे लेके गया, तो कैश डिस्काउंट का डिफरेंस आ जाएगा। क्वांटिटी डिस्काउंट का तो मैंने करा ही आपको। अच्छा, क्वांटिटी डिस्काउंट में उल्टा भी हो सकता है। मान लो कि इसको ज्यादा यूनिट बेचा है, उसको कम यूनिट बेचा था, तो यहां 7.5 है, यहां 5, तो फिर अपन क्या करेंगे? फिर अपन 2.5% एड बैक करेंगे, क्योंकि यहां 7.5 से माइनस हुआ है, जबकि 5% पे होना चाहिए अपने लिए। तो अपन 2.5% एड बैक करेंगे। कैसे एड बैक करोगे? डिवाइडेड बाई 92.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, क्योंकि 7.5 से माइनस हो क्या है ना, यानी बैलेंस कितना बचा? ये देखो मैं करके दिखाता हूं। ये लिख लिया आप लोगों ने? वेरी गुड। तो अब अपन फिर से रिकैलकुलेट करते हैं। अब उल्टा कर देता हूं मैं। इसको अपन कर देते हैं 3,000 यूनिट्स का सेल किया, और जो नॉन रेसिडेंट, जो नॉन एसोसिएटेड है ना, उसको 10,000 यूनिट का सेल किया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहां पे 7.5% डिस्काउंट आया हुआ है, लेकिन यहां तो 5% ही आना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे कि ये 7.5 अब हटाकर 5 माइनस करेंगे, यानी कि यहां 2.5% एड बैक करेंगे। करेक्ट? तो ये एड बैक और माइनस, ये यही मेन मैं बता रहा हूं, अभी से बता दे रहा हूं, और एग्जाम में आप यही प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं अगर बराबर सोच नहीं रखेंगे। अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग एंड देन यू विल डू इट करेक्टली। डोंट जस्ट मग अप थिंग्स के प्लस करो माइनस करो, ये मग अप में कभी मत जाना। अंडरस्टैंड? तो अपने को 7.5 हटाकर 5 लगाना है, अपने को हमेशा क्या करना है? इसके टर्म्स हटाकर इसके टर्म्स लगाना है, और फिर रिकैलकुलेट करना है कि प्राइस क्या होना चाहिए। तो चलो, तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे 53 इंटू 2.5 अपॉन कितना? अपॉन कितना? 95? नो, 2.5 अपॉन 92.5, क्योंकि 7.5% से माइनस हो क्या है ना, या 7.5% डिस्काउंट है, तो ये 53 क्या है? ये 92.5 है ना, और उसमें 2.5 अपने को निकाल के एड बैक करना है। तो करो 53 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 92.5। मैथ्स अच्छा होना चाहिए आपका, नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए, वेरी सॉरी। 1.4324, तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 54.4324। यानी अगर प्राइस 5% डिस्काउंट से हो तो इतना प्राइस आना चाहिए 54.4324। फिर ये यहां पे आएगा आर्म्स लेंथ प्राइस। तो कितने से प्रॉफिट बढ़ेगा इस आदमी का? 30 में बेचा था, जबकि उसको बेचना चाहिए था 54 में, तो 24.4324 से प्रॉफिट बढ़ेगा कितने यूनिट पे? 3,000। तो रिकैलकुलेट करो। प्रॉफिट इंक्रीजेस बाई 3,000 units which are sold to associated enterprise multiplied by 24.4324
4 इज इक्वल टू, करते हैं 3000 इंटू 24.4324, 73,297। सो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा इन द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज सेल टू एसोसिएटेड एंटरप्राइज। आए समझ में? फिर अभी अपन एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आए, वो भी देखते हैं। तो उसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल आया था, सबसे पहला जो क्वेश्चन इस पे आया था आफ्टर दिस चैप्टर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट, वो ये था कि एक ट्रांजैक्शन है और दूसरा ट्रांजैक्शन है नॉन एसोसिएटेड को, तो एक में वारंटी है और एक में नहीं है। एक में वारंटी दिया था, एक में नहीं दिया था, तो अपने को वारंटी का एडजस्टमेंट करना था। फिर डिस्काउंट का एडजस्टमेंट करो, ऐसे बहुत सारे एडजस्टमेंट पूछ सकता है। लोन दिया है तो लोन पे इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट करो, इंटरेस्ट इज अ कंसिडरेशन विच इज टू बी रिसीव्ड और पेड एज द केस में, है ना। तो उसमें कंपेरेबल लोन, जैसे अपना सिस्टर कंसर्न है यूएस में, उससे अपन लोन लेके आए, तो लोन लेके आए, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फॉरेन लोन्स इज से 5%, जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स करते ना, उसका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है ऑन एन एवरेज। लेकिन हमने हमारे एसोसिएटेड पर्सन से लोन लेकर आए ना, तो उसको इंटरेस्ट कितना देंगे अपन? 22% बढ़ा कर देंगे ना, तो अपना यहां एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे इंडिया में और वहां पे प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाएगा, अपन बढ़ा देंगे। तो वहां दिया है कि अभी 5% से करो, तो उसका रिकैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट का। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, सर्विस बेस्ड क्वेश्चन, सर्विस दिया, सर्विस लिया, लोन दिया, लोन लिया, या रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल सेल किया, कुछ भी आ सकता है, एनी काइंड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कंसल्टेंसी फीस, नॉन रेसिडेंट जो अपना एंटरप्राइज है, अपना ही एसोसिएटेड, उससे अपन कंसल्टेंसी लेते हैं, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी, और उसको अपन फीस पे करते हैं। और वैसा ही कंसल्टेंसी अगर बाकी लोगों से लिया जाए तो फीस बहुत कम होती है, लेकिन हमने हमारे नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज को ज्यादा फीस दिया, ये हो सकता है ना। तो ऐसे बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। आप याद रखो कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल तो मैं 2000 बना सकता हूं, लेकिन सब तो अपन यहां नहीं कर सकते ना अभी 10 मिनट के अंदर, तो 2000 एग्जाम्पल एग्जाम में आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपका सही है, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, और बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं इफ योर कॉन्सेप्ट इज फाइन। तो ठीक है, तो इस तरह से और भी आएंगे। तो कभी प्लस कभी माइनस, ये मैं आपको सिखाना चाहता था, कभी प्लस कभी माइनस एडजस्टमेंट होगा, और वो एडजस्टेड प्राइस जो आएगा वो वहां बनेगा आर्म्स लेंथ प्राइस। और फिर एक बात और याद रखो, जो अपन ने स्टडी किया 92 के अंदर, कि कभी कभी क्या होता है कि ये आर्म्स लेंथ प्राइस निकाला और ये आर्म्स लेंथ प्राइस यहां लगाएंगे तो इसका प्रॉफिट कम होता है। तो अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो फिर अपन आर्म्स लेंथ प्राइस लगाएंगे क्या? नहीं, फिर आर्म्स लेंथ प्राइस नहीं लगेंगे, उसको इग्नोर करने का। ये कब होता है? ये मैंने लॉजिक समझाया था आपको। ये कब होता है कि इंडिया में जो टैक्स रेट है अपना 30% मैक्सिमम, ये कुछ लोगों को अच्छा लगता है। कौन से लोगों को? जिनके कंट्री में अपने से ज्यादा टैक्स। देखो, ये जो सचिन था उसको प्रियंका अच्छी नहीं लग रही थी, उसकी बीवी। क्यों? क्योंकि वो प्रियंका चोपड़ा से कंपेयर कर रहा था। लेकिन पड़ोस में उनके दोस्त रहते हैं रवि करके, रवि की बीवी है ज्वालामुखी, तो वो ये प्रियंका भाभी को देखकर बड़ा खुश होता है, कितनी अच्छी बीवी है तुम्हारी। वैसे बीवियों के बारे में तो मैं आपको कह दूं कि हमेशा दूसरी की अच्छी लगती है। जाने दो, अभी ये सब बातें आप लोगों के काम की नहीं है। अच्छा, मेरे भी काम की नहीं, मैं तो ऐसे ही जोक मारते रहता हूं। तो चलो अब देखो, इसको पढ़ते हैं अपन। तो क्या बोला उधर कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड में? आइडेंटिफाई द प्राइस चार्ज और पेड, यानी परचेज या सेल, दोनों ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, परचेज सेल। तो चार्ज और पेड for property transferred or services provided in a comparable uncontrolled transaction, या transactions भी होते हैं, एक से ज्यादा भी मिलेंगे आपको कभी कभी। कब जो है comparable uncontrolled, वो एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो सब निकालो। तो वो जो हमने सेकेंड वाला निकाला ना, वो है ये जो सेकेंड वाला अनकंट्रोल्ड जो था, उसका अपन प्राइस निकालेंगे। फिर क्या करेंगे? उसको एडजस्ट करेंगे।
एडजस्टमेंट की जरूरत कब पड़ेगी? जब दोनों ट्रांजैक्शन में कुछ डिफरेंस होगा। अगर दोनों ट्रांजैक्शन एग्जैक्टली सेम है तो एडजस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। एडजस्टमेंट कब करना पड़ेगा? व्हेन देयर इज अ डिफरेंस। तो वो लिखा है सच प्राइस टू अकाउंट फॉर डिफरेंसेस। कौन से डिफरेंसेस? इफ एनी बिटवीन द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड द कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन यानी जिसका अपन एएलपी निकाल रहे हैं, है ना, जिसका एएलपी निकाल रहे हैं एसोसिएटेड वाला, वो ट्रांजैक्शन में, और ये जो कप वाला ट्रांजैक्शन मिला अनकंट्रोल्ड वाला, इन दोनों में अगर कुछ डिफरेंसेस होंगे तो उसको एडजस्ट करो। और बिटवीन द एंटरप्राइजेज एंटरिंग इनटू सच ट्रांजैक्शन, ये भी कहा ना मैंने आपको। एक तो इनके टर्म्स एंड कंडीशंस में डिफरेंस होगा, दूसरा वो जो एंटरप्राइजेज है उनमें डिफरेंस होगा। जो दो नॉन रेसिडेंट थे, एक वो अपना एसोसिएटेड वाला और दूसरा जो नॉन एसोसिएटेड वाला है, वो जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट के अंदर उनमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, और वो डिफरेंस की वजह से प्राइस डिफरेंस होता है। मान लो मैं 10,000 यूनिट बेच रहा हूं, सेम टर्म्स एंड कंडीशन है मेरे, सब कुछ सेम है, लेकिन एक सेल मेरा एक मैन्युफैक्चरर को है तो मेरा उसके लिए रॉ मटेरियल बनता है, और एक डीलर को सेल है, तो वो मैन्युफैक्चरर है, ये डीलर है, तो मेरा प्राइस दोनों के लिए सेम रहेगा क्या? नहीं, बिल्कुल क्वालिटी सेम है, क्वांटिटी भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी प्राइस में डिफरेंस होगा, क्योंकि वो डीलर है, मैन्युफैक्चरर है, और ये रिटेल मार्केट वाला डीलर है, तो ऑब्वियसली प्राइस में डिफरेंस होगा, तो फिर उसमें भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो उसको कहते हैं डिफरेंस इन पर्सन्स, द एंटरप्राइजेस एंटरिंग इनटू सच ट्रांजैक्शंस व्हिच कुड मटेरियली अफेक्ट द प्राइस इन द ओपन मार्केट। तो यहां मटेरियल डिफरेंस होता है, जैसे हमने देखा कि भाई डिस्काउंट में डिफरेंस है तो मटेरियल डिफरेंस हो गया ना, तो उसको अपन एडजस्ट करेंगे। लेकिन अगर बहुत ही माइनर कुछ डिफरेंस हो सकता है, नॉट अ मेजर वन बट इमटेरियल डिफरेंस जिसको कहते हैं, 0.01% का डिफरेंस होगा, तो उसको छोड़ देते हैं अपन, क्या एडजस्टमेंट करने का। ऐसे छोटे बड़े डिफरेंस में एडजस्टमेंट नहीं होता, लेकिन जब मटेरियल डिफरेंस है तो वहां एडजस्टमेंट करेंगे। देन सच एडजस्टेड प्राइस इज टेकन एज आर्म्स लेंथ प्राइस। एक बार एडजस्टमेंट करके प्राइस निकाल लिया तो उसको एएलपी मानेंगे। आगे समझे? बहुत सिंपल था। तो ये मेथड बहुत सिंपल मेथड है, और इसी पे आज तक मेजॉरिटी क्वेश्चन एग्जाम में आए। तो ये ही मेथड है जिस पे बार बार क्वेश्चन आते रहते, बहुत सिंपल। तो देखो एक दो क्वेश्चन अपन देखते हैं एग्जाम में आए हुए। ईएफ लिमिटेड है, इंडियन कंपनी, इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। बहुत अच्छी बात है। तो ये अपना इंडियन कंपनी है, इसका अपन आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल रहे हैं, ईएफ लिमिटेड। ये भी एक बात ध्यान में रखो कि हम किसका एएलपी निकाल रहे हैं। दो पार्टीज है ना, किसका एएलपी निकाल रहे हैं? जो इंडियन एंटरप्राइज है उसका, जिसका इनकम इंडिया में टैक्सेबल होने वाला है। जो फॉरेन एंटरप्राइज है उसका निकाल के क्या करेंगे? उसका इनकम इंडिया में थोड़ी टैक्सेबल है, उसको जाने दो, उसको गोली मारो। जो अपना इंडिया वाला एंटिटी है ना, जिसका इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा, उसका अपन एएलपी निकाल रहे हैं, उसका प्रॉफिट रिकैलकुलेट कर रहे हैं, राइट? वेरी गुड। अब देखो, इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। 74% of the shares of the company are held by EF Incorporation of USA. इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो गए। 26% से ज्यादा शेयर्स अगर दूसरे के पास है तो दोनों क्या हो जाते हैं? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। वेरी गुड। नाउ EF Limited has borrowed funds from EF Incorporation. जो अपना इंडियन एंटरप्राइज है उसने बोरो किया है, बोरो किया है तो फिर इंटरेस्ट पे करेगा। At LIBOR plus 150 points. LIBOR prevalent at the time of borrowing is 4% for US dollars. यानी अपन ने कितने इंटरेस्ट रेट पे लिया है? 4 plus 1.5 यानी कि 5.5% पे अपन इंटरेस्ट पे करें। The borrowings allowed under the external commercial borrowing guidelines issued under the Foreign Exchange Management Act are LIBOR plus 200% points. ठीक है, basis point. Discuss whether the borrowing made by EF Limited at an arm's length price is at arm's length price. LIBOR means London Interbank Offer Rate. ये आपने पढ़ा होगा FM में। Have you done FM? हाँ, उसमें फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट का एक चैप्टर है। गुड, उसमें ये लाइबोर बहुत बार आता है। यू आर accustomed to this word ना, very good. Okay. तो आप देखो तो वहां कितना एक्सेप्टेबल है एज पर दी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग गाइडलाइंस, जो फेमा की गाइडलाइंस है वहां पे
4 + 2% एक्सेप्टेड है, यानी कि 6%. 6% इज एक्सेप्टेबल. और अपन ने कितना पे किया है? 5.5 पे किया है. 4 + 150 यानी 5.5 अपन ने पे किया. तो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5 यानी अपना आउटफ्लो, अपना कॉस्ट. अब देखो अपना कॉस्ट, ये उल्टा एग्जांपल है. मैंने जो एग्जांपल लिया वो सेल था, अभी कॉस्ट है ये. तो आंसर वहां दिया है, लेकिन आपको मैं समझा भी दूं. जब कुछ ना समझ में आए एग्जाम में तो एक डायग्राम बना के देखने का. ये अपना रेसिडेंट एंटरप्राइज EF लिमिटेड ऑफ इंडिया, और ये नॉन रेसिडेंट जो USA का है EF इनकॉर्पोरेशन ऑफ US. ये इसको क्या देगा? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का पेमेंट है ना, लोन लाए तो इंटरेस्ट देंगे. इंटरेस्ट इज एक्सपेंस हियर. तो इंटरेस्ट हम कितने रेट से दे रहे हैं? 5.5% से दे रहे हैं. और जो एक्सेप्टेबल है यानी मार्केट रेट, यू कैन से मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? मार्केट रेट विच इज एक्सेप्टेबल एज पर दी FEMA. तो जो एक्सेप्टेबल है उसको अपन आर्म्स लेंथ प्राइस मान सकते हैं. एक्सेप्टेबल अंडर FEMA जो गवर्नमेंट खुद अलाउ कर रहा है वो कितना है? 6% अलाउ कर रहा है. तो गवर्नमेंट कहता है कि आप 6% तक दे सकते हो, और अपन ने तो 5.5 ही दिया है ना. तो अपन ने कोई इनकम शिफ्ट मारी है क्या उधर? हैव वी शिफ्टेड एनी इनकम? नो. अपन तो एक्चुअली कम कर रहे हैं, हमारा कॉस्ट कम आ रहा है. अपन तो और ज्यादा दे सकते थे, 6% तक दे सकते थे, लेकिन हमने तो 5.5 ही दिया है. तो 5.5 को रिकैलकुलेट करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं. ये 6% आर्म्स लेंथ प्राइस है ऑफ इंटरेस्ट, और अपना तो उससे कम है. एक्सपेंडिचर इज लेस, तो कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है. नो एडजस्टमेंट टू प्रॉफिट्स ऑफ आर. कुछ करने की जरूरत नहीं है. जो हुआ है बिल्कुल बराबर है. नथिंग टू बी डन. वी हैव नॉट शिफ्टेड एनी इनकम. हम एक्सपेंस ज्यादा बुक कर सकते थे, हमने तो कम किया है, यानी आर्म्स लेंथ प्राइस से कम ही है. वेरी गुड. तो कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं. ये बातें ध्यान में रखो, नहीं तो एग्जाम में पॉइंट आएंगे और आप कहोगे यार कुछ तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है तो कुछ तो करके आओ. तो कुछ तो भी ऐड वैड कर दूंगे और सब गड़बड़ हो जाएंगे. तो वो नीचे में पूरा पॉइंट दिया देखो. द इंटरेस्ट रेट परमिसिबल इज 4 + 2 6, और अपन ने 5.5 दिया है. सिंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5.5 इज लेस देन द आर्म्स लेंथ प्राइस, there's arm's length rate of 6%, the borrowing made by EF Limited is not at arm's length price. However, in this case, the taxable income of EF Limited India would be lower if arm's length price rate is applied. अगर 6% अप्लाई करेंगे तो इनकम तो कम होगा ना. तो कम हो सकता है क्या? नहीं. तो 92 प्रोविजो. तो प्रोविजो कहता है कि if the income is reducing, then don't apply arm's length price. आर्म्स को बंद कर लो. इनकम कम होने वाला है तो आर्म्स को बंद कर लो. इनकम बढ़ाओ, कम मत करो. तो इसलिए अपन अप्लाई नहीं करेंगे. हेंस नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड. फिर एक दूसरा केस दिया है, दूसरा क्वेश्चन है, ये भी इंटरेस्टिंग है. देखो, अनुष मोटर्स लिमिटेड एन इंडियन कंपनी डिक्लेयर्ड इनकम ऑफ ₹300 crores computed in accordance with chapters 4D, but before making any adjustments in respect of the following transactions for the year ending 31st March 16. ये एडजस्टमेंट्स करने के पहले का प्राइस कितना है उनका, प्रॉफिट कितना है? 300 crores. वेरी गुड. अब देखो क्या क्या होता है. पॉइंट नंबर 1, 10,000 cars sold to Rida Limited, which holds 30% shares in Anush Motors Limited. 30% शेयर होल्डर है, यानी कि एसोसिएटेड है. तो ये रिडा और अपन अनुष, ये दोनों क्या है? एसोसिएटेड एंटरप्राइज. एट द प्राइस और सेल है, ट्रांजैक्शन सेल का है. कार सोल्ड, एक्सपोर्टेड. दिमाग में डालो, इमेजिनेशन. सेल है, सेल है, तो अपने को सेल प्राइस का आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना है. गुड. एट द प्राइस विच इज लेस, सेल लेस पे किया है, लेस पे किया है बाय $200 ईच. Then the price charge from Shinto Limited. तो Shinto Limited कौन है? अनकंट्रोल्ड. कप. Shinto अपना एसोसिएटेड है क्या? नहीं.
अच्छा आप कहोगे सर लिखा तो नहीं है, अरे तो नहीं लिखा इसे तो कह रहा हूं ना कि एसोसिएटेड नहीं है, एसोसिएटेड होता तो लिखते। तो शिंगटो लिमिटेड अनएसोसिएटेड एंटरप्राइज है, उससे अपन $200 ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, और जो रिडा अपना एसोसिएटेड है उसको 200 में कम दिया, तो अपने को क्या करना है, प्रॉफिट में $200 ऐड कर देना है, सिंपल। सेल प्राइस को अंडरस्टेट किया है ना, तो उसको बढ़ा दो, तो बढ़ा देंगे तो क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। तो देखो कितना आएगा, 10,000 कार्स इंटू $200, 10,000 कार्स इंटू $200 अपने को ऐड करना है, यानी कि $20 लाख। माई गुडनेस, अब ये तो डॉलर आया तो इसका रुपी कन्वर्जन भी करना पड़ेगा। यहां सिर्फ आप पहले लिख लो, प्लस करना है, कितना प्लस करना है, $20 लाख, फिर बाद में कन्वर्जन रेट दिया होगा उससे रुपी में अपन कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या करना है, कैसे करना है, समझ में आ रहा है। सेल था और सेल लेस पे था तो अपन बढ़ाएंगे, यानी ऐड करेंगे। ये ऐड और माइनस, यही एक बहुत बड़ा सवाल एग्जाम में पैदा होने वाला है, इस पे ध्यान दो अभी से। नंबर 2, कियोटो, रॉयल्टी of $1,20,00,000 was paid to Kyoto Limited for use of technical know-how in the manufacturing of car. However, Kyoto Limited had provided the same know-how to another Indian company at $90 lakhs only. अभी यहां पे कुछ लिखा नहीं है, मगर अपन अज्यूम करेंगे कि ये क्योटो लिमिटेड और अपन भी कौन है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज। अब ये फेयर अजम्पशन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि कहीं लिखा तो नहीं है तो कुछ करो ही मत, अरे तो फिर देते क्यों एग्जाम में, कुछ करना ही नहीं होता तो दिया नहीं रहता ना। तो विल राइट दैट वी हैव अज्यूम्ड दैट अनुष मोटर्स एंड क्योटो आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। और ये क्यों करेंगे मालूम है, assumption तो लिखेंगे, लेकिन इसका बेसिस क्या लिखेंगे, on what ground we are associated, because our business is totally dependent on use of know-how owned by the other enterprise. 92 याद है, 92B देखा था हमने। अगर अपना बिजनेस टोटली डिपेंडेंट है ऑन यूज ऑफ नो हाउ ऑफ द अदर एंटरप्राइज, देन वी आर डीम्ड टू बी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, तो वो लिखेंगे इसमें। Anush and Kyoto are deemed to be associated enterprise because the manufacturing business of Anush Motors is totally dependent on supply of technical know-how by Kyoto Limited. तो पहले ये स्टेटमेंट लिखेंगे, आंसर में लिखा है, डोंट वरी, पहले लिखेंगे और फिर कैलकुलेशन लिखेंगे। ओके फिर देखो, अब देखो क्या लिखा है, अपन ने रॉयल्टी क्योटो को कितना दिया, 1,20,00,000। लेकिन क्योटो ने सेम टेक्नोलॉजी, सेम नो-हाउ एक और एंटरप्राइज को दिया था इंडिया में 90 लाख, यानी ये 90 लाख अपने लिए क्या बना, आर्म्स लेंथ प्राइस बना। तो हमारे लिए ये सेल है कि एक कॉस्ट है, ये कॉस्ट, रॉयल्टी पेमेंट है ना, तो एक कॉस्ट, ये पहला सेल था, देखो ये कॉस्ट है, तो सब उल्टा हो जाता, पूरा सोचना उल्टा होगा, ये कॉस्ट। अपन ने कॉस्ट रिकॉर्ड किया है $1,20,00,000, जबकि होना चाहिए था $90 लाख, यानी अपन ने कॉस्ट ज्यादा बुक कर लिया, $30 लाख ज्यादा बुक कर दिया है, उसको प्रॉफिट में ऐड बैक कर दो, कॉस्ट को कम करो, कॉस्ट को कम करना है, प्रॉफिट में ऐड बैक करना, तो $30 लाख को प्रॉफिट में ऐड बैक करना पड़ेगा, प्लस $30 लाख एडजस्टमेंट करने का। तीसरा पॉइंट, लोन ऑफ €1,000 करोड़, कुछ तो भी लाख फैक में तो है ही नहीं, सब करोड़ में ही चल रहा है। कैरिंग इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम, एडवांस्ड बाय डॉर्फ लिमिटेड, अ जर्मन कंपनी। यानी ये भी क्या है, अपन लोन दिया है कि ला रहे, लोन लेके आए हैं, ठीक है, लोन टेकन यानी बोरोड है, ये बोरोइंग्स है एट 10% इंटरेस्ट। तो 10% इंटरेस्ट अपना खर्चा बुक हो रहा है, कितना एक्सपेंस बुक कर रहे हैं अपन,
10%. A German company was outstanding on 31st March 16. The total book value of the assets of Anush Motors Limited on the date was 90,000 crores. तो इससे पहले अपने को ये निकालना पड़ेगा कि वो एसोसिएटेड है ये नहीं है, वो भी निकालना पड़ेगा. तो अपने क्या पॉइंट देखा है कि अगर हम किसी भी पर्सन से लोन ले जो हमारे टोटल एसेट्स का 51% या उससे ज्यादा हो, कितना 51% या उससे ज्यादा हो, तो हमें क्या माना जाएगा, एसोसिएटेड एंटरप्राइज माना जाएगा. करेक्ट. तो हमने लोन लिया है, कितना लोन लिया है, 1000 करोड़ यूरोस का है लोन, यूरो में दिया है. और अपने टोटल एसेट्स जो है वो 90,000 करोड़ रुपीज में दिए हैं. तो ये रुपी में है और ये यूरो में है, तो पहले अपने को सेम लेवल पे लाना पड़ेगा. तो देखो आगे में the said German company had also advanced a loan of similar amount to another Indian company at 9%. वो तो ठीक है. Total interest paid for the year was euro 100 crores. ये तो अपने को कैलकुलेशन में काम में आएगा. पहले आप यूरो का वैल्यू देखो कितना है, नीचे दिया देखो. Explain in brief the provisions of the act and so and so and so and so, keeping in mind that the value of $1, ये काम का भी, $1 and €1 was 50 and 55 respectively. तो यूरो की कीमत 55 है. इसको पहले अपन जरा देखते कि ये एसोसिएटेड है कि नहीं, बाद में कैलकुलेशन बताऊंगा. पहले देखो कि एसोसिएटेड है क्या. तो 1000 करोड़ का लोन था ना, करो 1000 इंटू 55, तो 55,000 और अपना टोटल एसेट 90,000 थे ना, आई थिंक सो. देखो हाँ 90,000 करोड़ के अपने टोटल एसेट्स, और ये लोन जो है 1000 करोड़ यूरोस का, इसका रुपी वैल्यू कितना आ रहा है, 55,000 करोड़. तो 55,000 करोड़ है और अपने एसेट्स 90 है, 51% से ज्यादा हो गया ना. तो अपन दोनों क्या बन गए, एसोसिएटेड एंटरप्राइज बन गए. तो ये डॉर्फ लिमिटेड ऑफ जर्मनी एंड वी दी अनुष मोटर्स आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस. तो फिर अपने को उसका फेयर वैल्यू निकालना है. तो देखो हमने इंटरेस्ट कितना दिए, 10% पर एनम से इंटरेस्ट पे किया, कैरिंग इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम, 10% पर एनम से अपन इंटरेस्ट दे रहे हैं. जबकि यही जर्मन कंपनी ने और एक लोन दिया था दूसरी इंडियन कंपनी को 9% पे, यानी इंटरेस्ट का आर्म्स लेंथ रेट कितना है, 9%. ये एएलपी है, आर्म्स लेंथ रेट, एएलआर लिख सकते हैं, आर्म्स लेंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट. और अपन ने 10% से दिया तो 1% ज्यादा दिया है, तो वो 1% का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी प्रॉफिट में एड बैक करना पड़ेगा, यानी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा. कॉस्ट को कम करना है प्रॉफिट में एड बैक करो. एंड टोटल इंटरेस्ट पेड फॉर द ईयर वाज euro 100 crores. ये टोटल इंटरेस्ट दिया है. Explain in brief the provisions of the act affecting all these transactions and compute the income of the company chargeable to tax for the assessment year 16-17. Keeping in mind that the value of $1 and €1 was 50 and 55 respectively throughout the year. Very good. तो चलो लिखो, आंसर लिखो. आंसर दिया नहीं है, लिखना पड़ेगा. हाँ, मैं डिक्टेट करता हूं आधी चीजें मैं लिखूंगा, आप पूरा लिखेंगे. देखो सॉल्यूशन. कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ अनुष मोटर्स लिमिटेड. कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम of Anush Motors Limited for the previous year 15-16. Underline. फिर 2 कॉलम बना लो, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. ठीक है, बन गए. अब लिखो सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स. और अमाउंट में लिख दो रुपीज इन करोड़. तो कितना प्रॉफिट था देखो,
बिफोर मेकिंग द एडजस्टमेंट का प्रॉफिट दिया था रुपीज 300 करोड़, तो लिख दो 300, यहीं पे लिख दो रुपीज इन करोड़। ओके, अब पहला एडजस्टमेंट देखो, सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या था अपना, ये 10,000 cars sold to Rida Limited, which holds 30% shares in Anush Motors Limited, at a price less by $200 each car than the price charged from Shinto Limited. इसको करना है, तो सेल का ट्रांजैक्शन है। पहले ये देखो कि रिडा और अपन अनुष एसोसिएटेड है क्या, यस, क्यों, क्योंकि 30% शेयर होल्डिंग है ना। तो लिखो एडजस्टमेंट में, और ये $20 लाख को अपने को ऐड करना है ना, तो लिखो ऐड, उसके नीचे ऐड करके लिखो ऐड, लिखा सेमीकोलन, आगे लिखो एज अनुष मोटर्स एंड रिडा लिमिटेड आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, the sale of 10,000 cars, shall be recorded at arm's length price, which is more by $200 each, Therefore, addition to be made is equal to, लिख दो 10,000 cars into $200, 10,000 cars into $200 into डॉलर का रेट कितना 50 दिया है, इंटू 50, तो 10,000 कार्स, अब लो कैलकुलेटर में 10,000 कार्स इंटू $200 इंटू 50, तो कितना आता है 100 करोड़। 10 करोड़ आएंगे ना, 10,000 इंटू $200 इंटू 50, $10 करोड़ ऐड हो जाएंगे, 100 कैसे आएंगे। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ सिर्फ अमाउंट, 10,000 कार्स इंटू $200 इंटू 50, तो 10 करोड़ ऐड कर दिया अपन ने, गुड। फिर चल लिखो दूसरे में भी ऐड करना है, तो उसको लिखो ऐड रॉयल्टी वाला केस, तो ऐड करके लिखो, उसमें लिखो एज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऑफ अनुष मोटर्स, as manufacturing business of Anush Motors is wholly dependent on use of technical know-how, provided by Kyoto Limited, they are associated enterprises. Full stop. The arm's length price of the know-how, provided to another Indian company
in comparable uncontrolled transaction. In comparable uncontrolled transaction is $90 lakhs. Is $90 lakh. However, Anush Motors has paid $1 crore 20 lakhs for the same. However, Anush Motors has paid $1 crore 20 lakh for the same, which is more by $30 lakh dollars. Which is more by $30 lakh dollars. Hence, it shall be added back to net profit. Hence, it shall be added back to net profit. ठीक है, अब ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखा दो. $30 lakh into 50. $30 lakh into 50 is equal to 15 crores. तो 15 crores को ऐड बैक कर दो. ठीक है, फिर ऐड करो तीसरा ट्रांजैक्शन क्या है. देखो, यूरो का लोन लिया था अपन ने, डॉर्फ लिमिटेड. तो पहले इसमें एसोसिएशन कैसे है वो लिख देते हैं. तो उसमें लिखो डॉर्फ लिमिटेड ऑफ जर्मनी हैज प्रोवाइडेड अ लोन of rupees 55,000 crores. Rupees 55,000 crores. Rupees 55,000 crores. ब्रैकेट में दिखा दो. 1,000 crore euros into rupees 55. 1,000 crore यूरोस है इंटू 55, तो 55,000 crores आता है. ठीक है, तो क्या लिखे, डॉर्फ लिमिटेड ऑफ जर्मनी हैज प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ 55,000 crore rupees टू Anush Motors Limited which constitutes more than 51% of the book value of assets its assets. ऐसा कर दो, book value of its assets of 90,000 crores. Hence, they are associated enterprises. राइट, ये तो लिख दिया पहले एसोसिएशन है करके. आप पे लिखो नीचे फुल स्टॉप, नीचे लिखो द इंटरेस्ट रेट हाँ ठीक है, द इंटरेस्ट रेट is 10%. However, the arm's length rate is 9%. The arm's length rate is 9%, at which similar loan is given to another Indian company.
Hence, 1% interest will be added back to the net profit. Hence, 1% interest will be added back to the net profit. 1% interest will be added back to the net profit. तो करो, कितना है? 55,000, 55,000 करोड़ का लोन है. 55,000 करोड़ का 1% निकालो, 550 करोड़. तो ऐड बैक कर दो, ये लिख दो 55,000 करोड़ इंटू 1%, 550 करोड़. ऐड बैक कर दो. और वहां जो दिया था ना प्रॉब्लम में, टोटल इंटरेस्ट पेड फॉर द ईयर इज यूरो 100 करोड़. इसका कोई मतलब नहीं है. पेमेंट कितना करे उससे मतलब थोड़ी है. अपना अकाउंटिंग तो एक्रूअल बेसिस पे, तो एक्रूअल बेसिस पे जो हमने रिकॉर्ड किया होगा वो तो पूरा किया होगा ना. तो पूरा 550 करोड़ ऐड बैक कर लो. तो तीनों ऐड बैक करके फिर लिखो नीचे, देयरफॉर टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आएगा? 300 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 550 is equal to 875 crores. मस्त क्वेश्चन है. 7-8 मार्क का क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में. 6 मार्क का तो मिनिमम. 3 पॉइंट थे ना एडजस्टमेंट के, 2-2 मार्क्स ईच. उसमें 1 पॉइंट 1 मार्क एडजस्टमेंट के ऊपर और 1 मार्क एसोसिएटेड है ये लिखने के ऊपर मिलेंगे. चलो नेक्स्ट देखते हैं. अनदर क्वेश्चन इज गिवन. यूएस लिमिटेड, अ यूएस कंपनी, ऑब्वियसली यूएस लिमिटेड यूएस कंपनी हैज अ सब्सिडियरी इंड लिमिटेड इन इंडिया. अच्छी बात. यूएस लिमिटेड सेल्स कंप्यूटर मॉनिटर्स टू इंड लिमिटेड फॉर रीसेल इन इंडिया. तो यूएस जो सप्लायर है वो अपने इंडियन एंटरप्राइज को, और सब्सिडियरी है तो सब्सिडियरी का मतलब है एसोसिएटेड एंटरप्राइज, है ना. 26% शेयर होल्डिंग रहा तो एसोसिएटेड होता है, यहां तो 51% है, सब्सिडियरी है. सो दे आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस. अब क्या हुआ देखो, फॉर रीसेल इन इंडिया. यूएस लिमिटेड ऑल्सो सेल्स कंप्यूटर मॉनिटर्स टू सीएमआई लिमिटेड, अनदर कंप्यूटर रीसेलर. तो ये भी एक एंटरप्राइज है सीएमआई, लेकिन ये सीएमआई जो है वो क्या, कौन है? नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइज. ठीक है. इट सेल्स 50,000 कंप्यूटर मॉनिटर्स टू इंड लिमिटेड एट 11,000 पर यूनिट. अपने को यूएस लिमिटेड का आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना है कि इंड लिमिटेड का निकालना है? इंड लिमिटेड का निकालना है. पहले से बता के रखा मैंने. जो इंडियन एंटरप्राइज है उसका कैलकुलेट करना है. यूएस वाले का प्रॉफिट कम हो ज्यादा उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है. अपने को इंड लिमिटेड से मतलब है ये जो है. तो इसके लिए परचेज प्राइस से अपने को मतलब है. 11,000 पर यूनिट में परचेज करके ला रहा है इंडिया में. द प्राइस फिक्स्ड फॉर सीएमआई लिमिटेड इज 10,000 पर यूनिट. ठीक है. यानी जो नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइज परचेज करके ला रहा है वो 10,000 में ला रहा है. द वारंटी इन द केस ऑफ सेल ऑफ मॉनिटर्स बाय इन लिमिटेड इज हैंडल्ड बाय इन लिमिटेड. यानी इन लिमिटेड लेके आता है फिर यहां इंडिया में बेचता है. तो बेचने पे जो लोगों को वारंटी देना है वो इन लिमिटेड खुद हैंडल कर रहा है. हाउएवर फॉर सेल ऑफ मॉनिटर्स बाय सीएमआई लिमिटेड, यूएस कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वारंटी फॉर 3 months. वो कहता है कि हम 3 महीने की वारंटी देंगे. यानी कि जो 10,000 का सेल प्राइस है उसके अंदर वारंटी चार्जेस इंक्लूडेड है ना. 10,000 में वारंटी चार्जेस इंक्लूडेड है क्योंकि यूएस कंपनी वारंटी दे रही है. तो ऑब्वियसली दे विल चार्ज वारंटी चार्जेस फॉर दैट. नाउ बोथ यूएस लिमिटेड एंड इन लिमिटेड ऑफर एक्सटेंडेड वारंटी एट अ स्टैंडर्ड रेट ऑफ 1,000 पर एनम. ये उसका चार्ज है वारंटी का 1,000 पर एनम. लेकिन यहां वारंटी कितने महीने की दिया है? 3 महीने का. तो अगर 1,000 रुपए साल का है तो 3 महीने का कितना हुआ? निकालो. 1,000 रुपए साल का है तो डिवाइड बाई 12 इंटू 3, 250 रुपीज. यानी वो एक क्वार्टर का 250.
On these facts, how is the assessment of IND Limited going to be affected? बहुत सिंपल, ये पहला क्वेश्चन आया था इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन जब आया था एग्जाम में, ये था. कितना सिंपल है देखो. तो क्या करना है, देखो ये IND Limited है और ये US Limited है. तो US Limited से ये खरीद के लाता है. मैंने कहा ना, जब ना समझ में आए तो डायग्राम बना के देखने का, सब क्लैरिटी आती है उससे. कितने में लेके आए, 11,000 पर यूनिट में लेके आए. तो ये IND Limited के लिए कॉस्ट है. हाँ, 11,000 इज कॉस्ट. 11,000 में लाके फिर इंडिया में बेच रहा है. और इसी US Limited ने एक CMI Limited को भी सप्लाई किया है, लेकिन ये 10,000 पर यूनिट में किया है. और ये 10,000 में वारंटी है, जबकि इसमें वारंटी नहीं है. तो अपने को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. इसमें वारंटी है, इसमें नहीं है. तो अपने को क्या चाहिए, जिसमें वारंटी ना हो वो प्राइस चाहिए, है ना. जिसमें वारंटी ना हो वो प्राइस चाहिए, क्योंकि इसमें वारंटी नहीं है. नो वारंटी. एंड दिस इज विथ वारंटी. तो अपने को कौन सा प्राइस चाहिए, विदाउट वारंटी वाला प्राइस चाहिए. तो इसमें वारंटी इंक्लूडेड है तो आप माइनस कर दो. सिंपल है ना, माइनस कर दोगे तो नो वारंटी वाला आ जाएगा. और इससे सिंपल क्या हो सकता है. तो यहां से अपन जो वारंटी चार्जेस है 250 पर यूनिट, वो कितने महीने का, 3 महीने का, ये माइनस कर देंगे. तो माइनस करके कितना आएगा, 9,750. ये 9,750 जो है, ये बनेगा आर्म्स लेंथ प्राइस ईयर. यहां पे ये जो प्राइस होना चाहिए था वो 9,750 होना चाहिए था. तो अगर इसको अपन यहां आर्म्स लेंथ प्राइस माने तो इसका कॉस्ट कितने से कम होगा, 1,250 से कॉस्ट कम होगा. तो 1,250 से कॉस्ट कम होगा, यानी इसका प्रॉफिट बढ़ेगा. कंसिडरिंग कि इसके पास कोई स्टॉक नहीं बचा है, ये पूरा माल बेच चुका है. द होल अमाउंट इज सोल्ड, फुल्ली सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर. ये अजम्पशन लेंगे, फुल्ली सोल्ड. ये जो 11,000 यूनिट लाया है पूरे बेच चुका है. स्टॉक बचा होगा तो फिर वो अपन स्टॉक में भी ऐड करेंगे ना. तो अगर ये फुल्ली सोल्ड है तो अभी एडजस्टमेंट क्या करना है, उसका प्रॉफिट इंक्रीज करना है. प्रॉफिट को इंक्रीज करना है. इंक्रीज बाय कितना आएगा, ये IND Limited का प्रॉफिट अपन इंक्रीज करेंगे. 11,000 यूनिट इंटू 1,250 पर यूनिट इज इक्वल टू 11,000 इंटू 1,250 इज 13,750. 1,37,50,000 से IND Limited का प्रॉफिट बढ़ाने का है. क्लियर. ये तो खैर डायग्राम बना लिया, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं लिख सकते आप. एग्जाम में वर्ड्स में लिखना पड़ेगा. तो इसको पहले लिखो, पूरा लिखो. क्या लिख लिए, लिखो, मैं डिक्टेट करता हूं. पहले लिखो, IND Limited is a subsidiary of US Limited, hence they are associated enterprises. Hence they are associated enterprises. Full stop. The price at which it imports the computer monitors, the price at which it imports the computer monitors is 11,000 per unit. Is 11,000 per unit. Full stop. However, CMI Limited, which is not associated with US Limited, CMI Limited, which is not associated with US Limited, has also imported the same monitors, at rupees 10,000 per unit,
which includes 3 months warranty charges. Which includes 3 months warranty charges. Full stop. For calculation of ALP, the warranty charges for 3 months, that is rupees 250, उसका कैलकुलेशन भी ब्रैकेट में दिखा दो. 1000 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 shall be reduced from rupees 10,000 to bring it at par with import by Ind Limited. Therefore, ALP is equal to 10,000 minus 250 is equal to 9,750 per unit. फिर लिखो difference in import price by Ind Limited is equal to 11,000 minus 9,750 is equal to 1,250 per unit. Therefore, its profit will increase by 11,000 units into 1,250 is equal to 1,37,50,000. बाद में लिख दो 5 out of 5. कितना अच्छा लगता है. तो ये था पहला मेथड, that was called as CUP, कंट्रोल्ड कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड.